रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों बहुत दिनों तक हमने 8 बजे वीडियो डाली, लेकिन 8 बजे वीडियो डालने के बाद में ना तो हमें अच्छा रिस्पांस मिला, ऊपर से जो टाइम की किल्लत है उसका और सामना करना पड़ा। और कई बार ऐसा भी लगा कि रात के 8 बजे मैं स्टोरी सुना रहा हूँ तो ये बेमतलब है, कौन सुनेगा स्टोरी को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्री टाइम में स्टोरी सुनते हैं। तो व्यूज़ का क्या है, व्यूज़ तो आने ही लगेंगे, लेकिन रात के 10 बजे को जो सिलसिला होता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा शांत माहौल होता है। इंसान अपने सारे काम कर बिस्तर पे लेट चुका होता है, तो उस समय कहानी सुनाने का और सुनने का अपना अलग ही मज़ा होता है। तो हमने यही फैसला लिया है कि कहानी आज के बाद में आप लोग को 10 बजे ही मिला करेगी। हालांकि व्यूज़ क्या है तो उसके लिए आप मदद कर सकते हैं, आप लाइक और कमेंट्स करते रहिएगा ताकि जो व्यूज़ हैं वो व्यूज़ आगे चलकर बढ़ जाएँ। और दोस्तों आज की इस कहानी की अगर हम लोग बात करें तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से, और इसी दिल्ली के अंदर एक इलाका लगता है बसंत विहार इलाका। ये जो बसंत विहार इलाका है, इसी बसंत विहार इलाके के अंतर्गत एक थाना आता है, महिपालपुर थाना। और ये जो महिपालपुर थाना है, इसी थाने के अंतर्गत एक गली आती है, गली नंबर 9। अब इसी गली नंबर 9 में बहुत सारे लोगों के मकान है, बहुत सारे लोगों की दुकानें हैं, लेकिन इसी में एक मकान नंबर है, मकान नंबर 270। और इसी मकान नंबर 270 में एक शख्स की हार्डवेयर की दुकान है। वो सुबह सुबह आता है, अपनी दुकान खोलता है और उसके बाद वहीं पर बैठ जाता है। ग्राहक आते हैं, उन्हें सामान देता है, ग्राहक चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही 10 से 11 बजे के आसपास का समय होता है तो जो ग्राहक होते हैं थोड़ा आना कम हो जाते हैं। अब ये जो दुकानदार था, इसकी दुकान में जो पीछे की साइड में एक सीट पड़ी हुई थी, उसी पर जाकर लेट जाता है। अब कोई ग्राहक आता, अगर किसी सामान को पूछता, अगर वो इसकी दुकान पे होता तो ये उठ के आता, अगर नहीं होता तो चेयर पे लेटे लेटे ही मना कर देता है। लेकिन इसी बीच में दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास 3 शख्स अचानक से इस घर के अंदर घुसते हैं, इस दुकान के अंदर आते हैं। अब ये व्यक्ति इन 3 शख्स को दुकान के अंदर आता हुआ देखता है तो इसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तीनों लोग ऐसे ही कैसे दुकान के अंदर लेके आए। फिर उसके बाद में ये देखता रहता है कि ये किसी सामान को पूछेंगे, अगर सामान होगा तो उठ के जाऊंगा, सामान दूंगा, और अगर सामान नहीं होगा तो लेटे लेटे ही मना कर दूंगा। लेकिन ये व्यक्ति नोटिस करता है कि ये तीनों जो हैं ये उसको बहुत ज़्यादा घूरे जा रहे हैं। अब जब घूरे जा रहे हैं तो उसको बड़ा अजीब सा भी फील होता है कि भाई क्यों घूरे जा रहे हो। लेकिन इसी बीच में एक शख्स किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, क्या इस तरीके का सामान तुम्हारी दुकान पे है? अच्छा, जो दुकानदार होता है वो कहता है कि नहीं, ये सामान तो नहीं है। अब दुकानदार को लगता है कि सामान पूछा है, सामान नहीं है तो चले जाएंगे। लेकिन ये तीनों के तीनों व्यक्ति अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं और इसी दुकानदार को घूरे चले जा रहे हैं। अब दोस्तों ये व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि मैंने इन्हें जो सामान ये लोग मांग रहे थे उस सामान को भी मना कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मुझे घूरे जा रहे हैं। दुकानदार बात को आगे ही कर देता है, वो अपनी आंखें बंद करता है और सोने लग जाता है। अब वो सोचता है कि शायद ये लोग मुझे सोता देखेंगे तो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ये घूरने का जो सिलसिला था ये तकरीबन 10 से 12 मिनट तक चलता रहता है। अब 10 से 12 मिनट तक किसी व्यक्ति को उसकी दुकान के अंदर कोई 3 अनजाने लोग घूरे जा रहे हैं तो उस व्यक्ति की हालत का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति इन तीनों से कुछ पूछ पाता, उसी समय उन तीनों में से एक व्यक्ति पूछता है कि हेलो मिस्टर कालू, कैसे हो? अब जैसे ही उन तीनों में से एक व्यक्ति ये कहता है कि हेलो मिस्टर कालू, कैसे हो, तो उसके बाद में वो जो व्यक्ति था, दुकानदार था, उसने ये नाम किसी की ज़ुबान से पहली बार सुना था। शायद 44 साल पहले ये नाम कहीं दफन हो चुका था, कहीं मर चुका था, कहीं गुम हो चुका था। 44 सालों से इस नाम को इस दुकानदार ने किसी के मुंह से नहीं सुना था। ऐसे में 3 अननोन पर्सन आते हैं जो दुकान के अंदर उसे उसके 44 साल पुराने नाम से पुकारते हैं कि हेलो मिस्टर कालू। अब ये दुकानदार कुछ समझ पाता, कुछ पूछ पाता, इससे पहले ही वो 3 लोग कहते हैं कि मिस्टर कालू, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। अब ये जो दुकानदार होता है दुकान से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद में दुकान का शटर गिराता है। उसके बाद में वो तीनों लोग एक कार की तरफ चलते हैं, पीछे पीछे कालू भी चल रहा है। सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए देख रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या हो गया, यहाँ पर कालू कौन है ये भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कालू तो यहाँ पर कोई व्यक्ति था ही नहीं। लिहाजा उसके बाद में एक पुलिस वाला आगे बैठता है और 2 पुलिस वाले जो थे वो एक साइड से बैठता है, एक इस साइड से बैठता है, और इस कालू को बीच में बिठा दिया जाता है, दुकानदार को। उसके बाद गाड़ी चलती है, चलती जाती है। उसके बाद राजस्थान पहुंचती है। राजस्थान पहुंचने के बाद में बूंदी ज़िले पहुंचती है, और बूंदी ज़िले पहुंचने के बाद में बूंदी में जो कोतवाली होती है उस कोतवाली के अंदर पहुंचती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये गाड़ी उस कोतवाली के अंदर घुसती है, जब लोग इस व्यक्ति को उस कार से उतरता हुआ देखते हैं तो उनके चेहरे पर मानो एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने क्या पा लिया हो। मानो दशकों से इस व्यक्ति का शायद उनको इंतज़ार था।
और दशकों पुरानी पहेली को शायद आज इन पुलिस वालों ने सुलझा लिया था। उसके बाद में इस व्यक्ति को पुलिस थाने ले जाने के बाद में इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाता है। और दोस्तों, जब इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाता है तो ये कहानी जो थी ये 44 साल पहले पहुंच जाती है। दरअसल 44 साल पहले साल 1979 का टाइम था, यानी 1979, यानी 80 से एक कम। 79 में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। साल 1979 का दौर था और इसी राजस्थान के बूंदी ज़िले में एक गांव आता था माझे साहब कुंडा। अब पता नहीं इस गांव का नाम अभी भी यही है या फिर बदल गया। अच्छा, इसी माझे साहब कुंडा के अंदर ये जो व्यक्ति था कालू, ये अपनी फैमिली के साथ में रहा करता था। इसकी माँ, इसके बाकी भाई और इसकी बहनें, ये सारे लोग रहा करते थे। अच्छा, ये दौर वो था कि इस समय लोग जो है नौकरी वोकरी के पीछे ज़्यादा भागे नहीं करते थे, ज़्यादा पैसे के पीछे भी नहीं भागा करते थे जैसा आज के दौर में। और वो दौर ऐसा दौर था कि उस समय लोगों को अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी होती थी। हालांकि इज्जत आज भी प्यारी है, लेकिन आजकल जो इस तरीके के क्राइम होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि पहले इनकी संख्या बहुत ज़्यादा लिमिटेड या कम थी। अब दोस्तों, इसी गांव के अंदर अचानक से इसी कालू को ये पता चलता है कि इसकी फैमिली का लोग मजाक उड़ाते हैं। अब ये पता करने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसकी फैमिली का मजाक क्यों उड़ाया जाता है। जब ये पता करने की कोशिश करता है तो इसको पता चलता है कि इसी गांव का एक व्यक्ति है जिसका नाम है शंकर लाल माली, जो पेशे से एक राजमिस्त्री है। दिन भर राजमिस्त्रात का काम करता है और उसके बाद में उसकी माँ के साथ में गुलछर्रे उड़ाता है, यानी उसकी माँ के साथ में उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। अब जब इसको ये पता चलता है तो पता इसको ये चलता है कि इसी वजह से शायद इसकी गांव के अंदर इसके परिवार की मजाक और खिल्लियाँ उड़ती है। उसके बाद में ये पता लगाने की कोशिश करता है कि शंकरलाल मजरे का कौन कौन है, इसके कौन अपने हैं, कौन इसके दोस्त हैं, पुलिस में इसकी कितनी जान पहचान है, इसकी बैकग्राउंड कैसा है। ये सारी चीज़ें पता करने के बाद में इसको ऐसा लगता है कि शंकरलाल मजरे जो है वो उसकी फैमिली का मजाक का कारण बना है। तो शंकरलाल मजरे को अब इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब जब ये व्यक्ति कालू इस तरीके से प्लानिंग करता है कि शंकरलाल माली को अब जीने का अधिकार नहीं है, तो अधिकार नहीं है तो उसका कत्ल करना पड़ेगा। लेकिन कत्ल कैसे किया जाए, उसके लिए ये अपने साथ में अपने 2 दोस्तों को मिलाता है और उसके बाद में ये तीनों लोग मिलकर एक सटीक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद में रेकी चलती है, महीनों तक इसी इंतज़ार में समय गुजरता रहता है और उसके बाद में एक तारीख आती है 22 अगस्त साल 1979। और इसी 22 अगस्त साल 1979 को जो कालू था, ये एक रास्ता था जो पगडंडी थी, जो दूसरे गांव से इस गांव की तरफ आती थी जिस गांव में ये रहा करता था। उसी पगडंडी पर ये जाकर बैठ जाता है क्योंकि इसको इंतज़ार था कि कालू जो है वो काम कर कर इसी रास्ते से घर लौटेगा। अब जैसे ही शाम का वक्त होता है, कालू अपने ताक झाक में बैठा हुआ था और उसी समय शंकरलाल माली जो था वो उसी रास्ते से लौट के आता है। अब जैसे ही कालू शंकरलाल माली को देखता है तो उसके ऊपर हमला कर देता है, ताबड़ा तोड़ चाकुओं से उसके ऊपर हमला करता है। हमला इतना ज़्यादा खतरनाक था कि शंकरलाल माली बहुत ही बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाता है। अब इतनी बुरी तरीके से उसको ज़ख्मी करने के बाद में कालू जो था वहाँ से 9-11 हो जाता है। कालू सोच रहा था कि शंकरलाल माली जो है उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, थोड़ी ही देर के बाद में उधर से कुछ और राहगीर गुजरते हैं। वो शंकरलाल को जब इस तरीके से पड़ा देखते हैं तो वो सीधा उसे हॉस्पिटल लेके भागते हैं। लेकिन दोस्तों, साल 1979 का दौर है, तो इस दौर में हॉस्पिटल जो थे वो इतने नज़दीक तो थे नहीं कि जैसे आज के दौर में हर 1 किलोमीटर पे आपको एक हॉस्पिटल मिल जाता है। तो उस समय उपचार के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। तो लगभग आधा से 1 घंटा इन्हें हॉस्पिटल ले जाने में गुजर जाता है। अब हॉस्पिटल पहुंचता है, इसका शंकरलाल माली का उपचार शुरू किया जाता है। वहीं से जो डॉक्टर्स थे वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, पुलिस भी पहुंच जाती है। अब दोस्तों, पुलिस के सामने शंकरलाल माली का बयान भी लिखवाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर हमला किसने किया, किसने तुम्हें मारने की कोशिश की। तो शंकरलाल माली जो होता है वो उस महिला का नाम बताता है जिसके साथ में उसका अफेयर था और कहता है कि उसका एक बेटा है कालू, उसने मेरे ऊपर हमला किया है। उसके बाद में मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दर्ज करा लिए जाते हैं। अब दोस्तों, 22 अगस्त साल 1979 में ये हमला हुआ था और 24 अगस्त साल 1979 के दिन जो शंकरलाल माली होता है ये ज़िंदगी से जंग लड़ते हुए अपनी उम्मीद हार जाता है और आखिरकार इसकी हॉस्पिटल के अंदर ही मौत हो जाती है। अब दोस्तों, जैसे ही शंकरलाल माली की मौत होती है तो उससे पहले ये मामला 307 में दर्ज हुआ था, जो कि बयान इसके हो चुके थे। लेकिन जब मौत हो जाती है तो ये मामला हत्या का हो जाता है, यानी धारा 302 के तहत ये मुकदमा जो था वो दर्ज किया जाता है। उसके बाद में पुलिस जो थी वो इस कालू के घर पर दबिश डालती है। लेकिन जब पुलिस कालू के यहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में पुलिस को पता ये चलता है कि कालू तो यहाँ से भाग चुका है, फरार हो चुका है। उसके बाद में पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है, उसके तमाम रिश्तेदारों में, तमाम मिलने वालों में, हर जगह पर जाती है, ढूंढती है, छापेमारी करती है। लेकिन तकरीबन दोस्तों, पुलिस को इस पूरी छानबीन में 1 से 1.5 महीने का समय गुजर जाता है।
लेकिन अभी तक इस कालू के बारे में पुलिस के पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उधर दूसरी तरफ जो शंकर लाल माली थे उसके परिवार वाले आते, पुलिस वालों से पूछते कि कालू पकड़ा गया है नहीं पकड़ा गया। पुलिस वाले यही कह दे कि हम लोग ढूंढ रहे हैं। दोस्तों ऐसा करते करते महीने 2 महीने गुजर जाते हैं, 6 महीने गुजर जाते हैं, साल भर का वक्त गुजर जाता है। अब घर परिवार वाले आ रहे हैं, पुलिस से पूछ रहे हैं, पुलिस कह रही है कि हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, पुलिस को भी लगने लगा था कि कालू जो है वो भागेगा तो कब तक भागेगा, एक ना एक दिन तो उसे लौट कर आना ही है। उसके बाद में होते करते दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट को लगभग 5 साल का लंबा समय गुजर जाता है और इन 5 सालों में ना कालू एक बार अपने गांव आया था और ना कालू के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली थी। धीरे धीरे वक्त की हवा चलती है और धूल के कुछ कण जो होते हैं वो उस फाइल पर जमने लगते हैं। धीरे धीरे ये जो फाइल थी, ये जो केस था, पुराने होने लगता है। अब चूंकि 5 साल का समय गुजर चुका था तो 5 साल के अंदर जो शंकर लाल माली था उसके परिवार वाले जो थे उन्होंने भी पुलिस थाने आना कम कर दिया था। उन्होंने भी सोच लिया था कि शायद कत्ल होना तो कत्ल हो गया है, लेकिन ये जो व्यक्ति है कालू पता नहीं कहाँ भाग गया, इसके बारे में तो कोई जानकारी मिल नहीं रही है। अच्छा, पुलिस वालों को भी लगता है कि इस समय काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के केसेस आ रहे हैं, तो हम कालू के पीछे कब तक पड़े रहेंगे। कालू अगर पकड़ में आएगा तो पकड़ जाएगा, अन्यथा हम दूसरे केसों पर ध्यान देते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले भी इस पूरे मामले से अपना ध्यान हटाते हैं और ये जो मामला था ऐसे ही चलता रहता है। अब चूंकि उस दौर में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा साधन नहीं थे कि किसी को पकड़ा जा सके, तो ऐसे करते करते सालों का लंबा समय गुजर जाता है। अब दोस्तों साल 2023 आ जाती है, यानी 44 साल का लंबा समय गुजर जाता है और इस 44 साल के बाद में इसी बूंदी कोतवाली के अंदर एक सहदेव सिंह मीणा जो थाना प्रभारी होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। अब जब वो इस थाने के अंदर आते हैं तो सबसे पहले पुरानी फाइल्स को देखते हैं। पुरानी फाइल्स को देखने के बाद में कहते हैं कि ऐसे जो केस हैं जो सॉल्व नहीं हो पाए उनकी फ़ाइल मेरे नाम रखो। अब जैसे ही वो फाइल उनके सामने रखी जाती है तो उनके सामने ये जो शंकर लाल माली का मर्डर केस था इसकी फ़ाइल आ जाती है, जिसमें जो कालू था ये अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। लिहाजा जो सहदेव सिंह मीणा सर होते हैं वो कहते हैं कि मुझे ये केस सॉल्व चाहिए। अगर कालू मर चुका है तो उसके मरने के सबूत चाहिए और अगर वो फरार है तो वो गिरफ्तार चाहिए। अब जो एक टीम होती है उस टीम का गठन किया जाता है। एसपी जय सिंह यादव जी होते हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाता है। उसके बाद में छानबीन शुरू की जाती है। तो जो पुलिस वाले होते हैं इस पूरे केस को 44 साल पहले से खोजना शुरू करते हैं। 44 साल पहले क्या कुछ हुआ था ये सारी जानकारी जुटाते हैं। उस समय पुलिस से ये भी जानकारी जुटाती है कि उस समय का कोई व्यक्ति जीवित है या फिर नहीं है। तो पुलिस को ये पता चलता है कि जो कालू है जिस समय उसने मर्डर किया था उस समय उसकी एक पत्नी थी और 5 से 6 साल तक तो वो अपने मायके में रही, लेकिन उसके बाद से वो भी गायब हो गई। अच्छा, यहाँ पर पुलिस को ये डाउट हुआ कि हो सकता है कि कालू आया हो और अपनी पत्नी को लेके चला गया हो। यानी ये चीज़ तो साफ थी क्योंकि पत्नी की मौत नहीं हुई थी, अचानक से वो कहीं गायब हो गई। तो ये बात तो क्लियर थी कि कालू आया था, लेकिन पुलिस वालों को कानो कान खबर नहीं हुई थी कि कालू आया भी और आकर चला भी गया। अब दोस्तों पुलिस वाले जो थे वो कालू के जितने भी ससुराल वाले होते हैं उन ससुराल वालों की बहुत ही बारीकी से रेकी करना शुरू करती है, उनकी छानबीन करना शुरू करती है। ससुराल में कौन लोग हैं, किससे बात करते हैं, किससे उनका मिलना उलना है, ये सारी चीज़ों पे छानबीन बिठाई जाती है, कॉल डिटेल सर्विलांस पे लगाई जाती है। अब चूँकि साल 2023 तक इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, लिहाजा इसी बीच में पुलिस जिस रिश्तेदार की कुंडली खंगाल रही थी इस कालू के ससुराल में, उसके फ़ोन पर जितने भी नंबर्स आ रहे थे उसमें एक नंबर ऐसा था जिसका नाम था सुरेश यादव। और इस नंबर के बारे में पुलिस ये पता नहीं लगा पा रही थी कि इस नंबर का आखिरकार इससे रिलेशन क्या है। अब पुलिस वाले सुरेश यादव का पता लगाते हैं तो पता चलता है कि दिल्ली के अंदर बसंत विहार में जो महिपाल थाना है यहीं पर गली नंबर 9 में मकान नंबर 270 में ये परिवार रहता है सुरेश यादव का। अब वहाँ पर पुलिस जाके देखती है तो मकान, राशन कार्ड, पहचान पत्र, ये सारी चीज़ें सुरेश यादव के नाम से। लिहाजा पुलिस की एक टीम फिर से गांव आती है और गांव आने के बाद में ये पता करती है कि कालू दिखता कैसा था। यहाँ से सारी चीज़ें पता निकालती है। फिर पुलिस ये सोचती है कि कालू के पास जाएंगे और सडन हम लोग कालू नाम लेंगे, अगर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बिगड़ा तो समझ जाएंगे यही कालू है। और दोस्तों इसी के तहत जो एसपी जय सिंह यादव जी होते हैं उनके साथ में उनके 2 साथी 11 जुलाई साल 2023 को इसी सुरेश यादव की दुकान में पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद में किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं और अचानक से सडन नाम लेते हैं, हेलो मिस्टर कालू। अब जैसे ही कालू ये नाम सुनता है 44 साल के बाद में उसके तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। पुलिस वाले समझ जाते हैं यही कालू है। उसके बाद में इसे अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद में इसे बूंदी ज़िले लेके पहुँचाया जाता है। और उसके बाद में 44 साल के बाद में एक अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री का पुलिस खुलासा कर देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं सैल्यूट करना चाहूँगा जो सहदेव सिंह मीणा जी होते हैं और जो जय
यादव जी होते हैं उनका, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस केस का खुलासा किया यकीनन वो सराहनीय है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, थैंक यू। तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया आपका। खान अकील हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कहानी बहुत अच्छी है। तो खान अकील जी शुक्रिया मेरे भाई। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है, शुक्रिया मेरे भाई। राजू सोलंकी जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में मरवाडी करके आइडिया लिखते हैं, मैं बीकानेर से कैलेश गर्ग और रितिका गर्ग, हस्बैंड और वाइफ, नाइस स्टोरी, हम आपकी स्टोरी को रोज़ सुनते हैं। तो कैलेश गर्ग और रितिका गर्ग, आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में एमडी कासिम हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी, शुक्रिया मेरे भाई। संजू यादव हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी सुनाई मलिक भाई। तो संजू यादव जी शुक्रिया मेरे भाई आपका। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है। दिनेश कुमार जी शुक्रिया भाई। उसके बाद में रेहान मोहम्मद हैं, लिखते हैं अमेजिंग प्रेजेंटेशन, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद में मंसूरी भाईजान जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं, इंडिया करके लिखते हैं इंडिया सभी से गुजारिश है कि शाविज़ भाई को सपोर्ट करो, यानी लाइक और कमेंट्स, कम से कम मेहनत का फल तो उनको मिलना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए। दिनेश कुमार अपना प्यारा से कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं। राजू सोलंकी लिखते हैं लव यू भाई, हमेशा अच्छी स्टोरी सुनाई आपने, आपका शुक्रिया दिनेश कुमार जी, मंसूरी भाईजान जी। और मोसैब अंसारी जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में शरियान शर्मा है, लिखते हैं 10 बजे ही अच्छा समय है मलिक भाई, तो 10 ही बजे वापस आ गए अपने पुराने समय पर। उसके बाद में दिनेश कुमार लिखते हैं भाई आपका अंदाज़ बहुत बढ़िया है। मनदीप वर्मा की पत्नी प्राणदीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं। दिनेश कुमार जी की वाइफ दीप भी हमारी कहानी सुनते हैं। साहिल हैं, वो कहानी सुनते हैं। जय श्री राम भैया, मलिक भाई आपने सही कहा, मजाक से ही शुरू होता है अब समझ रास्ता, भगवान आपको कामयाबी दे। धीरज सिंह जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया मेरे भाई। चना राम है, लिखते हैं चना राम गुड़गांव से सुनते हैं कहानी लई अब्बास और गुलिस्तान बागपति यूपी से कहानी सुनते हैं। उसके बाद में S.A. पो है, लिखते हैं 2 डायलॉग कॉमन है आपके, दौड़े दौड़े भागे भागे, सेकंड क्राइम की कहानी, क्राइम की घटना। तो शुक्रिया आपका कि आपने मेरी कुछ चीज़ें तो नोटिस की आपने, और आप बोल रहे हैं कि ये डायलॉग आपको बदलने चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा। शीलनिधि लिखते हैं क्राइम स्टोरी को साफ शब्दों में प्रस्तुत करना ही आपकी खूबी है, शुक्रिया मेरे भाई। सैयद आदिल हैं जो सलाम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। खेमराज भट्टी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, राम राम जी। खेमराज भट्टी छित्ती जीबी नगर 16 से सुनते हैं। उसके बाद में नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हैं आप, अगर कुछ रिपोर्ट मिली धर्मशाला की तो बताइए। तो धर्मशाला केस में अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक गवाह है जिसने आकर पुलिस को कुछ बातें बताई हैं, लेकिन अभी इसमें भी पुलिस बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिन पर छानबीन कर रही है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट होगी मैं आपको इस पूरे केस के अंदर ज़रूर दूंगा। उसके बाद में मेरा हरियाणा लिखते हैं भाई आपकी वॉइस में जादू है, मैं नरेश सिरसा गुड़गांव से सुनता हूँ। मंसूरी भाईजान जी, नरेंद्र खोकर जी और मीना जी आपकी कहानी सुनते हैं। दिनेश कुमार जी कहानी सुनते हैं। सुनील त्यागी जी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट है, भारत देश में हर वक्त अपने आधार कार्ड बनाया है, तो आधार कार्ड से पुलिस क्यों फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करती, यानी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस को इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत जल्द हो सकता है कि हमें देखने को मिले कि पुलिस इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। दिनेश कुमार जी और सचिन चौधरी जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।